Okay, once again, today I am very happy, delighted, motivated. There is a reason behind it. In one day, you have subscribed my channel. More than 100 people subscribe my channel, and as I promised you, अगर मुझे ऐसा लगेगा कि आप मुझे सुनना चाह रहे हैं तो मैं आप लोगों के सामने इस तरह से चैप्टर को रिप्रेजेंट करूंगा कि आपके लिए एसएसटी काफी आसान हो जाएगी. So I kept my promise and I am here, and as I promised in the last video that we will start with democratic politics, and the very first chapter we will discuss power sharing, सत्ता की साझेदारी. अपनी बात पर रहते हुए मैं आपके सामने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का कंटेंट रख रहा हूं. उसके बाद हम लोग पहला चैप्टर शुरू करेंगे. तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, जो एसएसटी का 4 भागों में से एक भाग है, उसका कंटेंट क्या है, उसमें हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं. इसलिए मैंने आपके सामने ये कंटेंट को रखा है. इसमें 8 अध्याय हैं. देयर इज 8 चैप्टर. वी विल डिस्कस अबाउट पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी, फेडरलिज्म, संघवाद, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, लोकतंत्र विविधता, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जाति, धर्म एवं लैंगिक मसले. इस तरह से मैंने आपके सामने ये कंटेंट रखे हैं, जिसमें 5वां अध्याय है. 5th चैप्टर इज पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, जन संघर्ष और आंदोलन. देखिए, I will use the bilanguage. 2 languages I will use, Hindi as well as English. And as I told you that the language should not become the bar, become the obstacle in learning. I will use English as well as Hindi, that then a syllabus will represent in front of you twice. It will be easy for you. और जहां तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, वीडियो का सवाल है, जहां पर जो बात आपको समझ में नहीं आती है, आप पीछे जाकर के उसको दोबारा से सुन सकते हैं. तो जो छठा अध्याय है, 6th चैप्टर, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के परिणाम, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की चुनौतियां. इस अध्याय में, इस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के भाग में जो कंटेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ये सारा है. और आप इन सब पे नजर डालोगे तो आप पाओगे कि ये सारे के सारे वर्ड, ये सारे के सारे चैप्टर्स डीपली एसोसिएटेड हैं डेमोक्रेसी के साथ. तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको डेमोक्रेसी के बारे में बताना चाहता हूं. डेमोक्रेसी, व्हाट वी मीन बाय डेमोक्रेसी. बेसिकली जो डेमोक्रेसी वर्ड है, जो लोकतंत्र जो वर्ड है, प्रजातंत्र जिसको कहा जाता है, वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है. उनके ग्रीक लैंग्वेज के 2 शब्द हैं, डेमोस और क्रेटिया. डेमोस का मतलब होता है पीपुल, जनता, और क्रेटिया का मतलब होता है पावर, सत्ता, शक्ति. इसका मतलब क्या हुआ? द पावर रेस्ट इन द हैंड ऑफ पीपल. जनता के हाथ में सत्ता का रहना, यह डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ है. जब भी हम डेमोक्रेसी को डिफाइन करने का प्रयास करेंगे, इफ यू वांट टू मेक आवर आंसर इंप्रेसिव, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस इंप्रेसिवली, हम अपने आप को बहुत सुंदर तरीके से अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो जो डेमोक्रेसी है, जो प्रजातंत्र है, उसको 3 तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए, जैसा मुझे लगता है. एक उसके शाब्दिक अर्थ के रूप में, दूसरा जो अमेरिका जैसे महान देश के एक प्रेसिडेंट रहे हैं, अब्राहम लिंकन, उन्होंने जो डेफिनेशन दिया था, उसके बारे में हम देखेंगे. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. ये वो डेफिनेशन है जो काफी प्रचलित हुई, बहुत सारे लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, और आज भी इसको काफी हद तक सही माना जाता है. लेकिन हालांकि कुछ क्रिटिक्स हैं जो इसको सही नहीं मानते, पर फिर भी डेमोक्रेसी को समझने के लिए अब्राहम लिंकन जी की डेफिनेशन का बड़ा सहयोग हमें मिलता है कि ऐसी सरकार है जो लोगों से मिलकर के बनती है, लोगों के द्वारा बनाई जाती है और लोगों के लिए कार्य करती है. तो डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. तो ये सेकंड वे है. दिस इज द सेकंड वे टू डिफाइन व्हाट वी मीन बाय डेमोक्रेसी. प्रजातंत्र को समझाने का ये भी एक तरीका है. और तीसरा जो बेसिक है, जो कंसेप्ट क्लैरिटी है, जिससे हमें पता लगता है कि बेसिकली डेमोक्रेसी है क्या, अगर हम उसकी कंपैरिजन करें दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से,
तो हमारे सामने जो विकल्प उभर करके आते हैं उसमें मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, इस तरह से बहुत सारे विकल्प हमारे सामने आते हैं। लेकिन आज विश्व के करीबन 50 से 60% देश ऐसे हैं जिनमें डेमोक्रेसी है। तो इसलिए माना जा सकता है कि डेमोक्रेसी अपने आप में एक सशक्त तरीका है देश को गवर्न करने का। तो जो तीसरा जो तरीका है, तीसरा जो मेथड है, तीसरी जो विधि है जिसके द्वारा हम लोग डेमोक्रेसी को डिफाइन कर सकते हैं, तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, by the citizen of that country through elections. The people cast the vote, they elect the representative, that representative form the government, they work for the people like this. तो प्रजातंत्र शासन करने की उस पद्धति के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें शासक का चुनाव देश की जनता के द्वारा चुनाव के माध्यम से किया जाता है। तो इस तरह से हम 3 तरीके से अगर डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को डिफाइन करेंगे तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम एक अच्छी छाप छोड़ पाए अभिव्यक्ति की डेमोक्रेसी के बारे में। तो इस तरह से डेमोक्रेसी को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे और चैप्टर को शुरू करेंगे। जो पहला चैप्टर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का है, दैट इज पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। पहला अध्याय डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पावर शेयरिंग, हिंदी वर्जन सत्ता की साझेदारी। इस अध्याय को शुरू करने से पहले हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम एक शब्द को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करें। वो वर्ड है एथनिक, निर्जातीय। ये शब्द बार बार इस अध्याय में आएगा कि एथनिक कंपोजिशन किस तरह की है। इसमें इस चैप्टर में 2 देशों को लिया गया है, बेल्जियम और श्रीलंका। इन दोनों देशों के एग्जाम्पल के माध्यम से हमें पावर शेयरिंग के बारे में समझाने का प्रयास किया गया है। हम देखेंगे कि एथनिक शब्द का, निर्जातीय शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रत्येक समाज में सोशल डाइवर्सिटी होती है। सोशल डाइवर्सिटी हो सकती है रिलीजन के बेस पर, कास्ट के बेस पर, रीजन के बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर, जेंडर के बेस पर, एटसेट्रा। These are certain types of social diversity. The society is divided in these parts. धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर और लिंग के आधार पर सोशल डाइवर्सिटी। ठीक उसी तरह से एथनिक का मतलब भी, एथनिक भी एक सोशल डिवीजन ही है। एथनिक इज अ सोशल डिवीजन, ये भी एक सामाजिक भिन्नता है। हिंदी में इसे सामाजिक भिन्नता कहेंगे। और उस सामाजिक भिन्नता का आधार या बेस हम कहेंगे तो हमारे सामने 2 बातें आएंगी, संस्कृति, कल्चर, और दूसरा है फिजिकल टाइप, शारीरिक बनावट। तो एथनिक क्या है, निर्जातीय क्या है, सामाजिक भिन्नता है, किस आधार पर है, सेम कल्चर के आधार पर और सेम फिजिकल टाइप के आधार पर या दोनों के आधार पर। और एक एथनिक ग्रुप के जो लोग हैं वो बिलीव करते हैं कॉमन डिसेंडेंट के, उनके जो एंसेस्टर्स थे कॉमन थे, उन्हीं की वजह से उनका फिजिकल टाइप इस तरह से है। तो नटशेल में कह सकते हैं
ethnic is a kind of social division on the basis of two things. One, shared culture, common culture, and the second is physical type, शारीरिक बनावट के आधार पर. People who belongs to the same ethnic group, they believe in the common descent. This is what ethnic is. इस शब्द को समझते हुए हम आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे. ये बड़ा आवश्यक है इसको समझना. उसके बाद हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं पावर शेयरिंग की. इस चैप्टर की शुरुआत होती है यूरोप कॉन्टिनेंट के कंट्री की, जिसका नाम बेल्जियम है, जिसकी राजधानी आप कहें कैपिटल जो है वो ब्रसेल्स है. ये उसकी लोकेशन है. उसके बाद उसकी पॉपुलेशन, जनसंख्या देखें तो हरियाणा से भी हाफ है, 1 करोड़. अगर हम उसके नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो हम पाते हैं फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड. इसके चारों तरफ जो नेबरिंग कंट्री हैं, फ्रांस, नीदरलैंड और जब आप इसको विश्व के मानचित्र पर देखोगे तो आप पाओगे जो इसके नेबरिंग कंट्री है उनको भी आप देख सकते हैं. और उस कंट्री की कैपिटल है ब्रसेल्स. और जो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसके आधार पर हमें पावर शेयरिंग का मतलब समझाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको हम देखेंगे. हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, जो वहां का एथनिक कंपोजिशन है, जो निर्जातीय समूह है, वो कुछ डिफरेंट है. जो लोग हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, जिसमें एक डच लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं. परसेंटेज देखें तो 59% डच है, 40% फ्रेंच है और केवल 1% जर्मन स्पीकिंग पीपल है. उसके बाद ये बेल्जियम में कहां पर रहते हैं? जो डच हैं, तो जगह का नाम है फ्लेमिश, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं फ्लेमिश. और जो फ्रेंच हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं. ये कम है इसलिए मेंशन करना आवश्यक नहीं है. अब हम देखते हैं कि जो बेल्जियम है उसका एथनिक कंपोजिशन क्या है. इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, प्लीज माइंड इट. अगर आप इस एथनिक कंपोजिशन को समझ जाएंगे, इसको फैक्ट्स की तरह से ले, कंसेप्ट बाद में आएगा कि इसके बिहाफ पे पावर शेयरिंग को किस तरह से समझना चाहेंगे. डच जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो एथनिक कंपोजिशन है बेल्जियम का, बेल्जियम कुछ इस तरह से है कि वहां पर डच स्पीकिंग पीपल 59% है, फ्रेंच 40% है और जर्मन 1% है. इससे हमें क्या पता लगता है कि जो डच स्पीकिंग पीपल है दे आर मेजोरिटी, वो बहुसंख्यक हैं. और जो बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स है, ब्रसेल्स का एथनिक कंपोजिशन टोटली डिफरेंट है. जो कैपिटल है, जिस प्रकार से भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली है, ठीक उसी तरह से बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल है. वहां पर एथनिक कंपोजिशन कुछ इस तरह से है. जो फ्रेंच हैं वो 80% लोग हैं और जो डच हैं वो 20% लोग हैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे. ये वहां की एथनिक कंपोजिशन है, ये पूरे बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन है. इस प्रकार के निर्जातीय समूह वहां पर रहते हैं. जो डच भाषा को बोलते हैं वो मेजोरिटी में है, बहुसंख्यक है. फ्रेंच और जर्मन माइनॉरिटी में है. दूसरी तरफ ब्रसेल्स की जो एथनिक कंपोजिशन, दैट इज टोटली डिफरेंट. ब्रसेल्स में फ्रेंच 80% है. इट्स मीन फ्रेंच आर इन मेजोरिटी, ऑल्दो इन एंटायर कंट्री they are minority, but at Brussels they are majority. Same way Dutch are majority in the entire country, but they are in minority at Brussels. This is the ethnic composition of Belgium, right? I think
just have a look upon the ethnic composition of Belgium. You will find it is very easy. It is fact. You have to understand. आपको समझना पड़ेगा. बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन को समझने के बाद हमें देखना है कि पावर शेयरिंग में इस चैप्टर का जिक्र क्यों किया गया है. हम देखेंगे कि वहां पर जो डच स्पीकिंग पीपल है और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है. उनके बीच में झगड़ा है. दोनों एक दूसरे के साथ सही तरीके से नहीं रह पा रहे थे. क्यों नहीं रह पा रहे थे? उसका रीजन है कि कारण क्या है, रीजन क्या है ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. तो क्या सामने आता है? हमने देखा था बेल्जियम में ये माइनॉरिटी में है और ये मेजॉरिटी में है. लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है, विकास की बात आती है, विकास मींस रिसोर्सेज पर कंट्रोल की जब बात आती है, तो उसमें फ्रेंच वालों का जो डेवलपमेंट है वो डच से जल्दी हुआ. फ्रेंच वाले माइनॉरिटी में थे, उसके बावजूद इनको डेवलपमेंट चाहे रिसोर्सेज का हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, फ्रेंच लोगों का जल्दी हुआ. तो अब डच वालों को शिकायत है, दे आर हैविंग प्रॉब्लम दैट ऑल्दो वी आर इन मेजॉरिटी, हम बहुसंख्यक हैं, उसके बावजूद भी हम इतने डेवलप नहीं हैं जितने फ्रेंच डेवलप हैं. तो दिस इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर डच. व्हाट क्लियर दे आर गिविंग, ये क्या कह रहे हैं डच वाले, डच स्पीकिंग जो लोग हैं, जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, वो कहते हैं कि हम बेल्जियम में मेजॉरिटी में हैं, उसके बावजूद भी जो फ्रेंच वाले हैं उनकी डेवलपमेंट ज्यादा हुई है, जल्दी हुई है. ये वहां पर इशू है. अब इस इशू को इन लोगों ने बड़े आसानी से, बड़े प्यार से शॉर्ट आउट कर लिया. इन्होंने पावर शेयरिंग का इस्तेमाल किया. आप देखेंगे, मैं आपको समझाता हूं कि पावर शेयरिंग का क्या मतलब है. यहां पर 1970 to 1993 इन करीबन 73 in 3 years what they did, इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में कुछ बदलाव किए. अमेंड होता है बदलाव करना. इन्होंने 4 बदलाव किए. ध्यान से देखिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. और ये क्वेश्चन भी बनता है कि हाउ द बेल्जियम एकोमोडेटेड देयर एथनिक कॉम्प्लेक्सिटी, कि उनका निर्जातीय इतनी भिन्नता होने के बावजूद भी वहां पर तीनों भाषाई समूह बड़े प्यार से रहते हैं. उसका कारण है ये 3-4. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्रीय सरकार, इन्होंने क्या डिसाइड किया कि केंद्रीय सरकार में पावर को 50-50% डिवाइड कर दिया जाएगा. व्हाट इट्स मीन कि जितने भी मिनिस्टर्स होंगे 50% डच स्पीकिंग कम्युनिटी से होंगे और 50% जो होंगे वो फ्रेंच से होंगे. तो इसलिए जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाएगी, जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा, उसमें दोनों लैंग्वेज स्पीकिंग समूह से पूछा जाएगा. एक ग्रुप अपनी मर्जी से कोई भी कानून, कोई भी पॉलिसी नहीं बना सकता. तो वन वे, एक तरीका जिसकी वजह से एथनिक कॉम्प्लेक्सिटी होते हुए भी बेल्जियम में तीनों समूह आराम से रह रहे हैं. दूसरा उन्होंने क्या किया कि स्टेट गवर्नमेंट को
सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल से हटा दिया और उनको पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, वो अपने पॉलिसी अपना कार्य खुद कर सकते हैं। तीसरा क्या किया, जैसे मैंने आपको ब्रसल्स में बताया था, ब्रसल्स में जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो मेजोरिटी में है, डच स्पीकिंग माइनॉरिटी, मैंने आपको बताया। तो ब्रसल में भी इक्वल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, सेपरेट गवर्नमेंट बना दी, एक अलग से सरकार बना दी और ये कह दिया कि यहां पर भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा पावर में, डच में और फ्रेंच में। यहां पर जो फ्रेंच हैं वो एग्री हो गए। क्यों एग्री हो गए? क्योंकि यहां पर जो है डच एग्री हो गए थे इजिली। उसके अलावा अब जर्मन स्पीकिंग पीपल तो रह गए, एक अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, तीन, डच, फ्रेंच और जर्मन। इन तीनों को रिसोर्सेज दिए गए कि आप अपनी कल्चर का, अपनी लैंग्वेज का डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप फ्लोरिश कर सकते हैं, आप सेफगार्ड कर सकते हैं। इस तरह से बेल्जियम जो यूरोप का एक कंट्री है, एथनिक कॉम्प्लेक्सिटी होते हुए भी पावर को डिवाइड करने के बाद इजीली एक साथ वहां पर रह रहे हैं। यू कैन सी हाउ स्मार्ट दे वर, कितने स्मार्ट थे। एथनिक कंपोजिशन कितनी मुश्किल थी उनकी, तीन एथनिक ग्रुप्स रह रहे थे। जो माइनॉरिटी में तो पहले डेवलप हो गए, जो मेजोरिटी में तो ऑब्जेक्शन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये एक तरीका निकाला, अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में और ये 4 स्टेप लिए जिनकी वजह से बेल्जियम में लोग आसानी से रह रहे हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा ना हो जाए, इसलिए इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूं। एक पार्ट यहां तक रहेगा, दूसरे पार्ट में मैं आपको श्रीलंका से संबंधित स्टोरी बताऊंगा, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर पावर शेयरिंग किस तरह से होती है, वहां पर पावर शेयरिंग प्रॉपर ना होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट कैसे है, लिट्टे जैसे समूह किस प्रकार से डेवलप हुए, फ्लरिश हुए और किस प्रकार से उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, और उनके बारे में तो हमें वैसे भी जानना चाहिए। दैट इज आवर नेबरिंग कंट्री, लिटिल बिट आवर कल्चर इज आल्सो लिटिल बिट सेम। सो इन टुडे लेट मी समराइज द चैप्टर। सबसे पहले हमने कंटेंट को किया, 8 चैप्टर हम पढ़ेंगे। हमने डेमोक्रेसी को 3 बार डिफाइन किया, 3 तरीके से, शाब्दिक अर्थ से, अब्राहम लिंकन से, जनरल डेफिनेशन से। उसके बाद मैंने एथनिक वर्ड को डिफाइन किया, व्हाट एथनिक इज। उस एथनिक वर्ड के बाद मैंने बेल्जियम पावर शेयरिंग चैप्टर में बेल्जियम का जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करने का प्रयास किया कि बेल्जियम में 3 भाषाई समूह रहते हैं, 3 तरह के एथनिक कंपोजिशन है, 3 ग्रुप रहते हैं, डच, फ्रेंच, जर्मन। ब्रसल में भी 2 ग्रुप हैं, कॉम्प्लेक्सिटी एथनिक डिफरेंट है, और कॉम्प्लेक्सिटी होते हुए, कॉन्फ्लिक्ट होते हुए भी बेल्जियम ने किस प्रकार से अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट करने के बाद दे आर लिविंग वेरी पीसफुली। तो आज का एक भाग जो है, फर्स्ट पार्ट है, ये पार्ट फर्स्ट, मैं इसको YouTube पे अपलोड कर दूंगा। जैसा मैंने आपको कहा था कि अगर मुझे लगेगा कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो मैं वीडियो को फर्दर मूव ऑन करूंगा, आगे और बनाऊंगा। और मुझे लगा भी, बिकॉज इन जस्ट 1 डे आई हैव क्रॉस्ड मोर देन 100 सब्सक्राइब। द लव यू हैव गिवन मी, द अफेक्शन यू हैव गिवन मी, and I have realized that you want to listen me on video. It is the need of the hour also. So please do subscribe my channel, and I will continue the second chapter in which we will discuss about Sri Lanka. So today about this video, that is over. Thank you. Thanks a lot. Okay. अभी तक हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बेल्जियम का सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। हम पावर शेयरिंग अध्याय कर रहे हैं, सत्ता की साझेदारी। उस कड़ी में हमने उस कंसेप्ट को समझने के लिए 3 देशों को लिया है।
जिसमें हम बेल्जियम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बेल्जियम के बारे में भी हमने लोकेशन, उसकी जो निर्जातीय समूह जो उसमें एथनिक ग्रुप रहते हैं वो हैं, और वहां पर किस प्रकार का निर्जातीय समूह है, क्या उनमें कॉन्फ्लिक्ट होते थे, किस प्रकार से उन्होंने उसको सेटल डाउन किया और उसके रिजल्ट्स क्या रहे, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक उसी तरह से हम एक और देश के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हमें मालूम होना चाहिए, मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं, कि हम सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग को समझने के लिए 3 देशों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 देशों के हिस्ट्री को, 3 देशों के एथनिक कंपोजिशन को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, और किस प्रकार से उन्होंने सत्ता का बंटवारा करके अपने देश में किस प्रकार की व्यवस्था को लागू किया है। तो अब हम श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा आपको मालूम है कि जो श्रीलंका है वो हमारा नेबरिंग कंट्री है। साउथ में, हमारे देश के साउथ में उसका लोकेशन है। तो लोकेशन उसकी है, श्रीलंका की लोकेशन है हमारे इंडिया के साउथ में। ये एशियन एक कंट्री है, और श्रीलंका की कैपिटल आपको मालूम होना चाहिए, कैपिटल कोलंबो। कैपिटल कोलंबो है। तो एक पॉइंट इसका क्लियर हुआ। उसके बाद हम जब निर्जातीय समूह या एथनिक कंपोजिशन में आते हैं तो हम पाते हैं कि वहां पर भी भाषा के आधार पर समूहों का बंटवारा किया गया है। वहां पर सिन्हालाज हैं, वहां पर तमिल्स हैं, और एक ग्रुप है क्रिश्चियंस जो दोनों भाषाओं को बोलता है। अब उनका सिन्हाला जो है जिनको सिंघली हिंदी में कहते हैं, ये तमिल हैं, ये ईसाई हैं। ये 74% सिन्हालाज वहां पर रह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मेजोरिटी में। और जो तमिल हैं वो 18% है, और जो ईसाई हैं वो 7% है, जो दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। तमिल को भी 2 तरह के तमिल भाषीय लोग वहां पर हैं। एक तो जो वहीं के रहने वाले हैं, नेटिव तमिल्स, एक जो है इंडिया से, इंडियन तमिल, वहां के स्थायी निवासी हैं, और जो इंडिया से माइग्रेट होकर के श्रीलंका में गए थे वो, ये नेटिव वहां पर 13% है, और इंडियन तमिल 5% है, और 7% ईसाई है। 1% का डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट ने अवेलेबल नहीं कराया। आप देखेंगे सिंघली भाषा जो बोलते हैं, सिन्हाला जो है, दे स्पीक सिन्हाला लैंग्वेज, दे आर 74% इन नंबर। यू कैन से दे आर इन मेजोरिटी, बहुसंख्यक। तो ये महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आती है कि बहुसंख्यक क्या होता है, मेजोरिटी क्या होती है। जो भी समूह 50% से ऊपर होता है उसको हम मेजोरिटी ग्रुप कहते हैं, बहुसंख्यक कहते हैं, और जो 50% से कम होता है उसको हम अल्पसंख्यक कहते हैं। भारत में भी जो हिंदू हैं वो मेजोरिटी में है, बहुसंख्यक हैं। उसके अलावा जो धर्म है, जैन है, बौद्धिज्म है, आप कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म के लोग हैं, वो सारे माइनॉरिटी में हैं, अल्पसंख्यक हैं। इसी तरह से जो श्रीलंका की जो एथनिक कंपोजिशन है उसमें आप देखेंगे कि 74% सिन्हालाज हैं, सिंघली हैं, और तमिल 18% हैं। क्रिश्चियंस 7% वहां पर रहते हैं, और जो तमिल हैं उनका भी 2 बाइफर्केशन है। 13% नेटिव जो वहीं के स्थायी निवासी हैं, और किन्हीं कारणों से जो इंडियन तमिल वहां पर जाकर के बस गए थे वो 5% हैं। तो ये वहां का निर्जातीय बाइफर्केशन है, सोशल डिफरेंस है, एथनिक कंपोजिशन है। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, आप नोटबुक अपने पास रखेंगे और इन सब चीजों को लिख लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आपको जो ये मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं इसके बाद आपको अपनी पुस्तक को पढ़ना है, आपके पास जो लिटरेचर है उसको पढ़ना है, और केवल 48 आवर्स के दौरान उसको पढ़ना है। ये भी एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। अगर आप 48 आवर्स के बाद में पढ़ेंगे तो आपके लिए
पता नहीं क्या आपको लगेगा क्या पढ़ रहे हैं। अगर आपने 48 आवर्स के बीच में इसको पढ़ा तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। उसके बाद मैं तीसरे एस्पेक्ट पे चलता हूं, बहुसंख्यवाद, मेजोरिटिज्म। सबसे पहले इस शब्द को समझना है। इसी शब्द को, जैसे मैंने आपको इस पूरे अध्याय को समझने के लिए एथनिक, निर्जातीय शब्द पर दबाव डाला था कि इस अध्याय को समझने के लिए हमें निर्जातीय शब्द के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार से श्रीलंका के सारे सिस्टम को, सारी व्यवस्था को समझने के लिए हमें इस शब्द को समझना पड़ेगा। मेजोरिटेरियनिज्म, बहुसंख्यवाद, ये एक फिलॉसफी है, एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है जिसमें यह बिलीव किया जाता है कि कंट्री में जो भी मेजोरिटी में है, जो भी बहुसंख्यक ग्रुप है, केवल वही देश पर राज करेगा और किसी भी तरह से वो अल्पसंख्यकों का ध्यान नहीं रखेगा। वो केवल और केवल बहुसंख्यक या मेजोरिटी के लिए ही काम करेगा। उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनकी जो लाभ की बातें हैं, उन्हीं के लिए काम करेगा। तो श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म, बहुसंख्यवाद को फॉलो किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सिंथालाज हैं, जब भी इलेक्शन होगा, बट ऑफ कोर्स 74% है, वोटिंग होगी, वोट कास्ट करेंगे तो यही जीत करके सामने आएंगे। हमेशा ही इनकी सरकार बनती है और जो तमिल्स हैं या जो और दूसरे एथनिक ग्रुप हैं, उनका हमेशा शोषण होता है, कॉन्फ्लिक्ट का। अब इसी वजह से मेजोरिटिज्म आपको समझ में आ गया। अब वहां पर कॉन्फ्लिक्ट क्या है आप देखेंगे कि जो श्रीलंका है 1948 में उसको इंडिपेंडेंस मिली थी, इट वाज ए कॉलोनी, एंड उन्होंने मेजोरिटिज्म को फॉलो करते हुए 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और उसमें कुछ बदलाव किए। पहला बदलाव क्या किया, सबसे पहले तो उन्होंने जो सिंथाला लैंग्वेज थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया कि जितने भी कार्य हैं, यानी कि लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, सिंथाला लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, सिंहली भाषा को प्रमोट करने के लिए ऑफिशियली कानून के अंदर ये प्रावधान कर दिया कि सभी कार्य सिंथाला में होंगे। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि और किसी भाषा को तरजीह नहीं दी जाएगी। किसी भी भाषा को सिंहली भाषा के कंपैरिजन में, सिंथाला लैंग्वेज के कंपैरिजन में ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो एक बात। दूसरी बात क्या हुई कि उन्होंने बुद्धिज्म को स्टेट रिलीजन बना दिया कि जो बौद्ध धर्म है उसी को आप फॉलो करेंगे पब्लिकली। अगर आप कोई और धर्म फॉलो करते हैं तो आपको उसकी परमिशन नहीं है, आप अपने घर बैठ करके करें। अगर पब्लिकली करना, तो कहने का क्या अभिप्राय है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को बिना किसी से पूछे हुए, बिना इनके रिलीजन को, जो हिंदूज हैं, ध्यान में रखते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने का प्रावधान कर दिया। आप अगर हिंदू धर्म से हैं या आप क्रिश्चियंस हैं तो आप घर बैठ करके कीजिए, पब्लिकली आपको कोई भी परमिशन नहीं है, आपको कोई भी इजाजत नहीं है। उसके अलावा इन्होंने क्या किया कि जो भी यूनिवर्सिटी में जॉब होंगी, जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर कंट्रोल करने की बात होगी, तो सबसे पहले प्रेफरेंस, सबसे पहले चॉइस सिंथालाज को दी जाएगी। अब देखिए किस प्रकार से सिंथालाज ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके तमिल्स को और क्रिश्चियंस को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला, सिविल वॉर। अब जो तमिल्स थे, जो डिप्राइव्ड थे, जिनको किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं दिया जा रहा था, उन्होंने अपना एक ग्रुप तैयार किया, टेररिस्ट ग्रुप, जिसको लिट्टे के नाम से जानते हैं, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर आइलैंड। और वो वहां पर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई क्योंकि इनके अधिकारों से इनको वंचित किया जा रहा था। दे वर नॉट अलाउड टू यूज देयर ओन लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज, दे वर नॉट अलाउड टू follow their own religion publicly, they have to listen, they have to take care of Buddhism only, and in jobs also they were forced that only Sinhalas will get the opportunity to get the government jobs. So you can see how they were exploited. Now also it is going on in Sri Lanka. तो इसकी वजह से सिविल वार होता है वहां पर। बेल्जियम की तरह से
किसी भी प्रकार का एकोमोडेशन नहीं हुआ। आज भी स्थिति वहीं पर वैसी की वैसी है। दो कंट्रीज के बारे में हमने पढ़ा, बेल्जियम में जिन्होंने बड़े शानदार तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके प्रत्येक एथनिक ग्रुप को बढ़िया तरीके से एकोमोडेट किया। दूसरी तरफ से श्रीलंका की स्थिति हमारे सामने है कि किस प्रकार से वे मेजोरिटिज्म को, बहुसंख्यवाद को फॉलो करते हैं और तमिल्स का एक्सप्लोटेशन करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर टेंस है सिचुएशन और कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी होप की किरण तमिल्स को नजर नहीं आ रही है। दे आर सफरिंग, दे आर लिविंग इन वेरी डिटेरियोरेटिंग कंडीशंस, they don't have much rights. You can see all the democracy is there, but still they are deprived with their fundamental rights and the situation is very tense. परिणाम जो हैं बहुत ही गंभीर हैं। इसके बाद हम लोग भारत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से भारत में पावर शेयरिंग होती है, हो रही है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंडिया. India, we are very much proud that we are Indians. We love India. And India, we are very lucky. We have taken birth in such a nice country, which is very rich in resources, which is having very rich culture, and we are having all the reason to love it, to have proud on it. India में सत्ता के साझेदारी, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग किस प्रकार से है। अभी हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा, अब हम इंडिया में किस प्रकार से सत्ता की साझेदारी को किया गया है, पावर को शेयर्ड किया गया है, उसको समझने के लिए हम 4 एस्पेक्ट्स पर नजर डालेंगे। सबसे पहला हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग तरीका है, इसको हिंदी में सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्षैतिज वितरण जैसे हॉरिजॉन्टल शब्द से है स्टेट, यहां पर भारत सरकार के 3 अंग हैं। अंगों के बारे में है, पहला है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सबसे पहले पावर शेयरिंग का प्रारूप जो इंडिया में है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों के अलग अलग कार्य हैं। ये तीनों ही इंडिपेंडेंट हैं। इन तीनों में कोई भी किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं कर सकता। लेजिस्लेटिव, जिसमें हमारे पार्लियामेंट आती है, हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली आती है, उनका कार्य है कानून को बनाना। वो कानून को बनाती है। इस कानून के बनाने के कार्य में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव, इसमें जो अफसरशाही है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, परमानेंट या पॉलिटिकल, वो सभी कार्य करते हैं और इन सभी कानूनों को लागू करवाने की जिम्मेवारी इनकी होती है, पॉलिसीज को लागू करवाने की जिम्मेवारी इनकी होती है। इसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं। जुडिशरी, न्यायपालिका, जब जब किसी में भी डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट किस प्रकार से होता है, सिटीजन से सिटीजन के बीच में हो सकता है, सिटीजन का स्टेट गवर्नमेंट से हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का आपस में हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, या स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट हो सकता है। तो उस मामले में जुडिशरी वर्क करती है, न्यायपालिका वर्क करती है और इन दोनों का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। हालांकि चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, उसके बारे में हम डिटेल में अगले अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये है आपका हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जब ये इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं और कोई इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है इन तीनों में सत्ता का बराबर बराबर बंटवारा किया गया है, शक्तियों का बराबर बराबर बंटवारा किया गया है। तो वी कैन से हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। सत्ता की साझेदारी का एक ये प्रकार है। उसके बाद हमारे सामने सेकंड आता है वर्टिकल पावर शेयरिंग, जिसको हिंदी में ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। जैसा पता ही लग रहा है, वर्टिकल मतलब दिस वन। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट,
जिसको हम केंद्रीय सरकार कहते हैं। उसके बाद है स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हम राज्य की सरकार कहते हैं। और लास्ट में है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसको हम स्थानीय सरकार कहते हैं। इन सभी का अपना अपना कार्य क्षेत्र है। इनमें शक्तियों का बंटवारा किया हुआ है, विकेंद्रीयकरण किया हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन किया हुआ है, सो दैट दे कैन डू देयर वर्क इंडिपेंडेंटली। इनका रेवेन्यू सिस्टम फिक्स है कि आपको पैसा कहां से लेना है, किस प्रकार से आपको वर्कआउट करना है। बहुत सारी शक्तियां ऐसी हैं जिनमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क इंडिपेंडेंटली, स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर। बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई से नहीं है, वो कुछ नहीं कह सकती, वो अपनी तरह से कार्य करेंगी। इसी प्रकार से स्थानीय सरकारों को भी कुछ शक्तियां दी गई हैं। इस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा किया गया है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो सत्ता की साझेदारी है ये एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें सबके लिए कुछ कुछ पावर्स का हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। उसके बाद थर्ड आता है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जैसा हमने बेल्जियम में देखा था कि जो उन्होंने थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उनकी, स्टेट गवर्नमेंट थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी, वो इसी का प्रारूप है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। क्योंकि जर्मन्स को अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को फ्लोरिश करने के लिए, डेवलप करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए अलग से राइट्स दिए गए थे। ठीक उसी तरह से हमारी कंट्री में भी कुछ कम्युनिटीज को अलग से राइट दिए गए हैं। इसमें मैं एग्जांपल ले सकता हूं रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। आरक्षित चुनावी क्षेत्र। हमारे देश में करीबन 131 पार्लियामेंट की सीटें रिजर्व्ड हैं, 131 सीटें रिजर्व्ड हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। क्यों? क्योंकि इतिहास गवाह है कि लंबे समय तक उनका शोषण हुआ, वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से काफी पिछड़ गए, और अगर उन्हें पावरफुल बनाना है, अगर इक्वालिटी लानी है, तो उनमें भी सत्ता का साझेदारी करनी पड़ेगी। तो सत्ता के बंटवारे के लिए उनके लिए कह दिया गया कि आपके लिए 131 सीटें हैं, यानी कि पार्लियामेंट में 545 सीटों में से 131 सीटों पर जो बैठेंगे वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग बैठेंगे। तो वो अपने कास्ट को सेफगार्ड करने के लिए, अपने कास्ट को प्रमोट करने के लिए, उनको एजुकेशनली और इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए वहां पर पॉलिसी बना सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। तो इस तरह से उनके अंदर भी सत्ता का बंटवारा किया गया है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद है पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। पॉलिटिकल पार्टीज को भी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। आप कह सकते हैं कुछ पावर्स इनको दी गई हैं, सत्ता का बंटवारा किया गया है, चाहे वो पावर में बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टी हो या विपक्ष में बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टी हो, उनको भी कुछ पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इसी तरह से कुछ प्रेशर ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े प्रेशर ग्रुप्स हैं, जैसे हमारे यहाँ इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप्स हैं, टाटा है, रिलायंस है। तो उनका भी से होता है जब भी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जाती है, क्योंकि उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में बहुत सारे काम किए गए हैं, तो उन्हें किसी न किसी आयोग का चेयरमैन बना दिया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि इस कंटेक्स्ट में हमें किस तरह से मूव करना चाहिए ताकि हम डेवलप हो सके। तो इस तरह से इंडिया में सत्ता की साझेदारी को किया गया है। अगले अध्याय में हम जो संघवाद है, फेडरलिज्म है, इसको पूरे डिटेल में करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको एक बार एक और काम आप लोगों को करना है जो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, हम चैप्टर कर रहे हैं पावर शेयरिंग। इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले जैसे मैंने आपको डिफाइन किया था, एक क्वेश्चन है उसके लिए कि डेमोक्रेसी या
प्रजातंत्र को आप डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन बनता है डिफाइन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट है एथनिक और या निर्जातीय, इससे क्या अभिप्राय है। आप वीडियो के शुरुआत में जाएंगे, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे, आपकी बुक में बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है। मेरे लेक्चर को सुनने के बाद जब आप बुक को पढ़ेंगे तो अगेन आई प्रॉमिस यू द थिंग्स विल बी क्रिस्टल क्लियर फॉर यू। उसके बाद आप पढ़ेंगे बेल्जियम में आप पढ़ेंगे उसकी लोकेशन, हिंदी में भी मैंने पहले डिफाइन किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उसकी जो एथनिक कंपोजिशन है, वहां जो डिस्प्यूट के रीजन है, वहां जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया था उसके बारे में है। उसके बाद श्रीलंका में भी हमें ये सारी चीजें करनी है। लास्ट में आता है इंडिया में जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप पावर शेयरिंग एंड पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। इसको अगर आप इस तरह से करेंगे, ये 5-6 पॉइंट्स हैं, यही क्वेश्चन आते हैं। देखेंगे डिफाइंड डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं। एथनिक ग्रुप और निर्जात के समूह से आप क्या समझते हैं। बेल्जियम कहां पर स्थित है, इसकी क्या कैपिटल है। एथनिक कंपोजिशन किस प्रकार की है कि डच, फ्रेंच और जर्मन लोग जो हैं, क्या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का किया था, स्टेट गवर्नमेंट का किया था, ब्रसल्स का किया था कैपिटल का, और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी। उसके बाद ठीक श्रीलंका में मेजोरिटिज्म को फॉलो किया जाता है, मेजोरिटिज्म को भी आप करेंगे, बहुसंख्यवाद को भी आप करेंगे। वहां की जो एथनिक कंपोजिशन है, सिंघलीज के बारे में, सिन्हालास के बारे में, उसके अलावा तमिल जो 2 तरह के तमिल है उसमें पढ़ेंगे। क्रिश्चियंस हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, और डिस्प्यूट का रीजन क्या है, क्योंकि मेजोरिटिज्म फॉलो किया जाता है। 1956 एक्ट क्या है उसके बारे में आप पढ़ेंगे, उसमें 3 प्रावधान हैं। बुद्धिज्म को स्टेट रिलीजन बनाया गया और सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। जॉब में अपॉर्चुनिटीज सिन्हालास को मिलेंगी। इंडिया में 4 मैंने आपको बताए हैं पॉइंट्स। ये आपका पूरा अध्याय है। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज लिसन केयरफुली, वॉच केयरफुली, लिसन अगेन एंड अगेन। और मैं फिर से रिपीट कर दूं, केवल 48 आवर्स में आपको अपनी बुक को जरूर पढ़ना है। भाषा मैटर नहीं करती है, इंग्लिश या हिंदी। हालांकि कमेंट बॉक्स में आया था कि आप थोड़ा हिंदी और यूज करें, बिल्कुल ठीक बात है। हिंदी भाषा पर भी मेरा पूरा नियंत्रण है। मैं प्रयास करूंगा सही सधे हुए शब्दों में, सटीक शब्दों में पूरी तरह से कंसेप्ट को, संदर्भ को क्लियर करने का, स्पष्ट करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि जब आप वीडियो देखते हैं, उसके नीचे कॉलम है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब कर दें। उसके साथ में बेल आइकन है कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास आ जाएगा। अगर आपका मैसेज आ जाएगा कि न्यू वीडियो इज अपलोडेड, अगर आप उस बेल आइकन को करेंगे। इसके पीछे मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि जो मैं कर रहा हूं, मुझे ये लगता रहे कि जो मैं कर रहा हूं उसका कुछ श्रेय है। नहीं तो आदमी क्या होता है, निरुत्साहित हो जाता है। आपने देखा होगा जब भी हम फेसबुक पे या व्हाट्सएप किसी ग्रुप में किसी कमेंट को करते हैं, तो हम चाहते हैं बहुत सारे लोग उसको लाइक करें, बहुत सारे लोग उस पर कमेंट करें जिसका हम जवाब दें। जितने ज्यादा कमेंट्स होते हैं उतना हम सोचते हैं कि हम फेमस हो रहे हैं, लाइक दिस। तो मुझे मोटिवेशन के लिए कि हाँ, मुझे देश भर में, मुझे रोहतक सिटी में, मुझे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में सुना जा रहा है, हरियाणा में सुना जा रहा है, उसके लिए आवश्यक है कि आप उसको सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, व्यू करें। तो आगे मैं और प्रयास करूंगा। हालांकि आपने देखा कि मैंने ब्लैक बोर्ड भी थोड़ा बड़ा लिया है, ठीक है, और मैंने एक फोन भी नया लिया है, और इसीलिए कि आपके सामने में बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रस्तुत कर सकूं। एंड आई एम श्योर यू, on the behalf of my teaching experience, there will be no reason left behind that you will not understand SST. But follow my rules, follow the advices, follow the instruction within 48 hours. एक बार आप मेरे कहने से घर पर हैं, सेफ हैं, अब मेरे कहने से एक बार इस चैप्टर को पढ़ करके आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएं कि यस, आपको सारी चीजें आ गई हैं। और जो नहीं आता है, जिस तरह की भी कोई समस्या आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपके सभी
समस्याओं का, सभी प्रॉब्लम्स का समाधान किया जाएगा। इसकी आशा के साथ कि आप इसको ध्यान से रहेंगे, सेफ रहें, घर पर रहें। थैंक यू वेरी मच।